हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद सैलेस में स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जो कंटिन्यू नहीं हो पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, बाकी के भी एक्ट्स आगे देखते हैं। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये क्या कहता है कि इसके थ्रू क्या हुआ था। सबसे पहला चीज़ कि बंगाल के गवर्नर को हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, ठीक है। पहला क्या हुआ, गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई और इनका टाइम पीरियड टेन्योर कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने, ठीक है। और बाकी 4 सदस्य कौन बने, फ्रांसिस बने, क्लेयरिंग बने, मानसन बने और बारवेल बने, ठीक है। और दूसरा काम क्या हुआ, जो बहुत सारी प्रेसिडेंसियाँ थी, लेकिन जो दो और महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी, मद्रास एवं मुंबई, इनको क्या किया गया, ये बंगाल, मान लीजिए ये बंगाल की प्रेसिडेंसी है, ये बंगाल की प्रेसिडेंसी है, ये बम्बई की प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास की। तो ये दोनों, बम्बई और मद्रास दोनों की प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। और एक और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुआ था, क्या हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, 1774 में बंगाल, उस तत्कालीन उस समय बंगाल कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुए तथा 3 अन्य न्यायाधीश हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है कि किस एक्ट के थ्रू पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये क्या है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। लेकिन वर्ष क्या होगा, 1774, ठीक है। और इसके प्रधान न्यायाधीश कौन बने थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे बने थे और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे तथा हाइट थे, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि भाई आप लोग वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, तो उन लोग को साफ साफ हिदायत दी गई कि आप लोग किसी भी कर्मचारी से निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ना तो आप किसी से निजी अपना खुद का व्यापार करेंगे, ना किसी से उपहार लेंगे, ठीक है। और जो इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उनका क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधित सूचनाएं, सभी सूचनाओं को ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया कि आप लोग को तीनों चीज़ बताएंगे, राजस्व भी बताएंगे क्या राजस्व का कंडीशन है, नागरिकों का क्या कंडीशन है, और सैन्य संबंधित समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस तरह ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चीज़ें हुई। पहला क्या होगा, फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूँ। पहला सिंपल सा, आप बस ध्यान से सुनिएगा। बंगाल के गवर्नर को क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। पहले गवर्नर कौन बने, गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बाकी 4 सदस्य बने फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मानसन और बारवेल, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगला क्या, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 ईस्वी में बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारी को, कंपनी के कर्मचारियों को क्या कह दिया गया कि आप निजी व्यापार नहीं करेंगे और भारतीय लोगों से कोई भी रिश्वत और उपहार नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या किया गया कि कंपनी, इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया, इसे क्या बोला गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, जो 1781 में आया था। इसके तहत क्या हुआ, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि मतलब रूल बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो बस इतना जानिए, 1781 के एक्ट में क्या होता है कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो सरकार थी उसको भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब आइए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्या कहता है। देखिए ये पिट्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें तत्कालीन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, ठीक है, ब्रिटेन के। तो इसके तहत क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। क्या होता है पहला काम, भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है। अगला क्या होता है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य एक साथ होते थे, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू
कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ठीक है, और कहा, और क्या इसमें होता है, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता रहता है, किस एक्ट के थ्रू भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और क्या होता है, कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए एक निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति दे दी गई। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है ना, वाणिज्य संबंधी, ठीक है, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दो चीज़ याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए कर रहते हैं, और नियंत्रण बोर्ड जो होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या करते हैं, राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, और देखिए ये पूछा भी है, यूपीपीएससी 2003 में पूछा भी गया है हुआ। ठीक है, ये हमारा आज का क्या क्या हो गया है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और क्या हुआ, 1700 एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया 1781, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अगला एक्ट क्या आता है, 1786 का अधिनियम जो होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या ये होता है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल को एक विशेषाधिकार दिया गया कि आप विशेष परिस्थितियों में क्या करेंगे, अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मतलब अधिकार मिल जाता है। और क्या होता है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार दिया गया। क्या विशेष अधिकार दिया गया, कि अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार है उनके पास। मतलब उनके परिषद के लोग मान लीजिए कोई निर्णय लेते हैं, तो ये गवर्नर जनरल को चाहेंगे तो उसको वो निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है, इनको एक प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को क्या किया गया, यहाँ देखिए गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार, अच्छा उस समय कौन थे हमारे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, आगे आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा। कॉर्नवालिस बहुत ही फेमस है, ठीक है, गवर्नर जनरलों में। तो इनको ये हमारा हो गया। 1786 में दो चीज़ हुआ, विशेषाधिकार दिया गया। पहला विशेषाधिकार ये था कि अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया कि इनको गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सबसे पहले पाने वाले कौन गवर्नर जनरल बने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन पूछता भी है कि किस गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियां दी गई और प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई, तो वो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और ये देखिए पिक्चोरियल टाइप का है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की फ़ोटो भी यहाँ दिख रही है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय। ये सब आप पढ़ते जाएंगे, टेंशन ना लिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, ये पढ़ा देता हूँ। देखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनते हैं। ठीक है, 1758 से 60 में, और दूसरा इनका टाइम ये टेन्योर होता है 1765 से 67 में। और ये हम लोग यहाँ से पढ़े थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले क्या होता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर होते हैं, उसके बाद में गवर्नर जनरल बनते हैं। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद देखिए 1856 से 58 के बीच में क्या होते हैं, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये कौन से हैं, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, इन्हीं के टाइम में हमारे ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के। उसके बाद क्या बन जाते हैं लोग, देखिए मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक भारत का अंतिम वायसराय। मतलब उसके बाद गवर्नर जनरल के बाद वायसराय आते हैं। ये कौन होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो आप पता ही होगा, हमारे स्वतंत्रता के टाइम तक ये रहते हैं, अगस्त 1947 से जून 1948 तक। और देखिए लिखा भी है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछता है, ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी। ठीक है, जून 1948 से जनवरी 1950, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम गवर्नर जनरल तो हैं, लेकिन इंडियन आ गया ना, जैसे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जैसे पूछता है हमारा प्रथम भारतीय प्रथम महिला
कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, और एक पूछता है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी। तो इसी तरह ये है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, और भारत ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, प्रथम और अंतिम, मतलब ये पहले बने भी और अंतिम भी थे। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आपको मैं ये चार्टर एक्ट 1793 भी पढ़ा देता हूँ। देखिए चार्टर एक्ट 1793 में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिनियम 1793 के नाम से, देखिए चार्टर एक्ट क्या है, 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था। ये एमटीएस एग्जाम में पूछा है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो देखिए 93 और इसमें 20 जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1813। वही मतलब इसको सिंबल से कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। 13 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये पहला क्या होता है, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार, देखिए चीन और चाय, जो सी से याद करिएगा, एक ची से चाइना चीन और एक सी से चाय जो होता है वो है। तो हालांकि कंपनी को क्या होता है, चीन से व्यापार तक कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। देखिए यहाँ पे पहला क्या होता है, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, चीन से व्यापार तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, पूछता रहता है हर एग्जाम में, इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। देखिए IAS 2018 में भी क्वेश्चन पूछा ये, तो ये पूछ देता है, ये 1813 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले आपको ऐसे याद करिए, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, भारतीय व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और चीन से व्यापार तथा भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। ठीक है, और शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो ठीक है, आज के लिए अभी इतना रखते हैं। बाकी मैं आपको अभी ये जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको इसका PY क्विज भी पूरा करा दूंगा। ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।